आज हम समकालीन हिंदी कविता की चर्चा करने वाले हैं। समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्यांदोलन है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नई कविता के बाद इसका प्रचलन हुआ। नई कहानी के बाद अनेक काव्य आंदोलन प्रचलित हुए। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार समकालीन कविता का प्रारंभ सन 1964 के बाद माना जा सकता है। साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता को पर्याय मानना उचित नहीं है, अनुचित है। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की सूचक काव्यधारा है। समकालीनता बोध युगबोध की पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक यथार्थ, सपाट बयानी के साथ राजनीतिक एवं व्यंग्य इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस काव्यधारा का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। आलोचकों ने धूमिल को समकालीन कविता का प्रथम सशक्त कवि स्वीकार किया है। मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी तथा धूमिल को समकालीनता के 3 पड़ाव मानते हैं। समकालीन कविता युवा पीढ़ी के विद्रोह की प्रस्तुता काव्यधारा है। इस संदर्भ में डॉक्टर संजय जैन के अनुसार समकालीन काव्यांदोलन अपनी ऐतिहासिकता में समसामयिक युग के अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों, विषमताओं एवं विडंबनाओं का खुला दस्तावेज है। तो तत्कालीन समय का अंतर्द्वंद, विसंगतियाँ, विषमता, आडंबर आदि की पूरी सच्चाई समकालीन कविताओं में देखने मिलती है। डॉक्टर जैन के अनुसार वर्तमान समाज व्यवस्था से मोहभंग का शिकार हुए आम आदमी के भीतर की पीड़ा, तनाव, विवशता, अकेलापन, खींच और गुस्से को उसके कटु अनुभवों की समग्रता का संस्पर्श देने में समकालीन कविता का काव्य मर्म अंतर्निहित है। तो समकालीन कविता में मोहभंग की स्थिति का वास्तविक चित्रण देखने मिलता है। आम आदमी की परेशानियां, उसकी खींच, उसकी पीड़ा, तनाव, अकेलापन, विवशता आदि को समकालीन कविता ने समेटे हुए है। समकालीन कविता ने कथ्य एवं टेक्निक के धरातल पर परंपरिक काव्य प्रतिमानों की लीक को तोड़कर साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया है। समकालीन कविता का काव्य मर्म नई चेतना, नई दृष्टि, नए संकल्पों को अभिव्यक्त करने में अंतर्निहित है। इस काव्य आंदोलन का रचना मर्म एक ओर जनमानस की संवेदना पर अवस्थित है तो दूसरी ओर समाज और राजनीति की अमानवीय शोषकीय शक्तियों के विरुद्ध व्यंग्य की पैनी धार से ओतप्रोत है। समकालीन कविता युगीन यथार्थों की सपाट बयानी होने पर भी उसके काव्य मर्म की साहित्यिकता असंदिग्ध है। डॉक्टर जैन के अनुसार इन कवियों ने सृजन प्रक्रिया के क्षणों में कटु वास्तविकताओं को रूपांतरण का यथार्थ प्रक्रिया से गुजरते हुए कविता को नए बिंबों, प्रतीकों और नए शब्द संकेतों से समृद्ध किया। यह काव्यधारा उच्च वर्ग के भीतरी अमानवीय, विभस्त, घिनौने, व्यभिचारी, स्वार्थपरकता, घृणित, गलीज, दूषित, भ्रष्ट चरित्र का पर्दाफाश करने में सक्षम है। इस काव्यधारा में संवेदना का पुट एवं आत्मीयता का भाव असत्य अत्यंत गहरा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो समकालीन कविता
सारे धरातल पर अपने आप को अभिव्यक्त करती है। फिर चाहे वो राजनीतिक हो तो राजनीतिक में छुपा हुआ गंदापन, उसका घिनौनापन, उसमें पनपती विसंगतियाँ, आडंबर, साथ ही उच्च वर्ग के अंदर की सारी कमजोरियों को, आम जनता की विवशताओं को, पीड़ाओं को, उनकी मोहभंग की स्थिति को वास्तविकता से, सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी से सीधी सरल भाषा में व्यक्त करने का काम समकालीन कविता करती है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के अनुसार समकालीनता का परिदृश्य अनेक आयामी है और इसमें विचारों की अंतर्धारा भी अनेक आयामी है, जो ज्ञानात्मक संवेदन को रचनात्मक संदर्भ देती है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर उपाध्याय सन 1970 के बाद की कविता को विक्षुब्ध कविता कहते हैं, जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के मतानुसार समकालीन कविता का एक प्रमुख स्वर है। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित के अनुसार समकालीन कविता कालचक्र की सापेक्षता से अनुस्यूत है। डॉक्टर राघव प्रकाश के मतानुसार समकालीन कविता घटना की कविता है। पुनर्जागरण से पूर्व हमारी कविता घटनाओं से ऊपर भावों और विचारों में विचर रही थी। धीरे धीरे कविता ने अंगड़ाई ली और समकालीन कविता के रूप में जन्म लिया। वस्तुतः घटना से घटना तक की यात्रा समकालीन यथार्थवादी कविता की यात्रा है। तो विभिन्न विद्वानों के मत समकालीन कविता को लेकर इस प्रकार से। वास्तविकता में बात की जाए कि इस काल के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया और इस काल के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, कुमारेंद्र, आलोक धनुआ, श्री राम तिवारी, धूमिल, निर्मल वर्मा आदि समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। और इस काल की कवियों ने राजनीतिक व्यंग, सामाजिक विषमता, मनुष्य के अंतर्विरोधों को, उनकी पीड़ाओं को वाणी देने का काम किया है। समकालीन कविता की प्रमुख विशेषता है समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का उद्घाटन। इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। बच्चन, दिनकर तथा आज्ञे के समान ये कवि ऊंचे पदों के लिए लालायित नहीं है। ये कवि अपने आसपास के अनुभवों को कविता में स्थान देते हैं। धूमिल एक स्थल पर काव्य रचना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं, कविता में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। तो सीधा सरल प्रश्न, समाज से जुड़े हुए प्रश्न अगर कविता उठा नहीं सकती तो इसे प्रकृति के, जंगलों के धरातल से जनता तक ढोने का फिर क्या फायदा है। और ये समकालीन कविता के कवि ही बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इसके अलावा नागार्जुन ने भी अपनी कविताओं में हमेशा आर्थिक विषमताओं और सामाजिक विभिन्नताओं को रेखांकित किया है और अकाल और उसके बाद जैसी कविता भी लिखी है, जहाँ पर अकाल की परिस्थिति का
वास्तविक चित्रण किया है और समाज में पनपती विषमता को रेखांकित करने का प्रयास किया है। इस काल के कवियों ने सामाजिक विषमता को, सामाजिक चेतना को, आर्थिक विषमता को, समाज में पनपते दोगलेपन को जग जाहिर करने का प्रयास किया है और पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया है और इतनी सपाट बयानी भाषा में किया है कि वो सीधे हृदय को छू जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की रचना की, वो है राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1947 में हम स्वतंत्र हुए, तब से लेकर आज तक अनेक आम चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए। कुछ छुटपुट उपलब्धियों के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण तथा आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये जो मोहभंग की स्थिति है, ये देश स्वतंत्र होने के बाद की जो स्थिति है, जो 1960 के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर बाहर आ गए कि जो सपने जनता ने देखे थे वो सपने पूरे नहीं हुए। राजनेता चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे थे, गरीबी हटाओ का नारा लग रहा था, सबके विकास की बात की जा रही थी, आज भी की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में विकास आम जनता का हुआ ही नहीं। गरीबी आम जनता से अलग हुई ही नहीं। उसके अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण और आतंकवाद का बोलबाला बढ़ गया। इसके अलावा आम जनता को कुछ नहीं मिला। लोगों का उत्साह और आशा मंद होने लगी। इतने अधिक वर्षों में राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया और देश दो धाराओं में बंट गया। जिसे अगर जब हम आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदुस्तान में दो देश रहते हैं, एक रहता है भारत और दूसरा रहता है इंडिया। इंडिया जो हद से ज़्यादा अमीर है और भारत जो हद से ज़्यादा गरीब है। यह स्थिति भी समकालीन कविताओं के कवियों से नहीं छूटी है। उन्होंने तब इस बात पर, इस स्थिति पर प्रहार किया। राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटालों के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। समकालीन कवि अनुभव की सच्चाई को महसूस करने लगा और इसी कारण रोटी और संसद जैसे कविता में धूमिल कहते हैं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो तो बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इन परिस्थितियों को देखकर इस काल के कवियों ने, समकालीन कवियों ने राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। रघुवर साय भी अपनी कविता आत्महत्या में इसी प्रकार से विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, न मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारे सब भ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। तो ये बेचैनी, ये विवशता समकालीन कविताओं में देखने मिलती है और ये बेचैनी, ये विवशता आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं के संदर्भ में है। तो कुल मिलाकर अगर आज हम बात करें तो इन दो धरातलों पर सामाजिक, समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में समकालीन कवि आम आदमी के पक्ष में खड़ा हुआ नज़र आता है और समाज में, देश में आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर चल रही विषमताओं का
कच्चा चिट्टा खोलकर रखता है, उसकी वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करता है। समकालीन कविता की अगली विशेषताएं हम हमारे दूसरी वीडियो में देखेंगे।